टीचर वेलकम है। आज का जो सेशन ये थर्ड ट्रेनिंग है, ये AI की थर्ड ट्रेनिंग है, जैसे आपको पता ही है। तो 3 दिन का कोर्स रहेगा और उसके अंदर जो मेन जो चीज़ है, मेन जो बात है इसमें कि अगर ये ट्रेनिंग ना भी हो तो हम अपने हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते रहते हैं। अगर ट्रेनिंग ना भी हो तो हमारे अंदर तो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, कंप्यूटर फिट है, दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह है। तो हम बच्चों को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से आगे पढ़ाई होगी, ये तो गवर्नमेंट अपने तरीके से करवाने जा रही है। लेकिन जब ये चीज़ नहीं थी तब हम कैसे करते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, क्या कर रहा है, जैसे हम टीच कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, पीछे क्या किया, तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आता है। ज़्यादा ये ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि इसका क्या आगे स्कोप क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आगे जाके आप अपने स्टाफ के अंदर कैसे ट्रेनिंग इम्पॉर्ट करोगे। उनका काम हो गया अपने स्टाफ के अंदर, जैसे हमारा हाई सेकेंडरी हमारे कुलदीप जी बैठे हैं ना, इन्होंने 3 ट्रेनिंग से अटेंड करनी, तो बाकी हम तो किसी ने की नहीं। तो आप अपने स्टाफ को थोड़ा सा बताएंगे कि ये है, इसका स्कोप क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये भी थोड़ा सा होना चाहिए कि आप आगे भी थोड़ा स्टाफ के बीच बैठ कर इस चीज़ को आगे पहुँचाएं। मेरे हिसाब से अब जैसे हम देख रहे हैं, ये भी वैसे जो हमारे पास बोर्ड को देखते हैं तो स्टाफ को खाली रहता है, तो अब खाली बोर्ड से स्कूल कैसे रन करना है, इसमें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, वो भी एक टॉपिक रहेगा कि स्टाफ का बोर्ड खाली है, 400-500 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ये भी थोड़ा सा लेवल करिए। तो मेरे ध्यान से उसमें ये चला रहे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें कैसे कामयाबी करानी है बच्चों को। अगर हम फेस टू फेस हैंडल नहीं कर पाते तो ऑनलाइन टीचिंग में कैसे इफेक्टिव करेंगे, वो भी थोड़ा सा इसमें होना चाहिए। टीचर का क्लास में होना कितना जरूरी है और ना होना कितना उसका साइड इफेक्ट है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो अभी 10 से अगर स्टार्ट करेंगे तो कितने कोशिश वही से 2 सेशन 2 ही पेशेंट डेंटिस्ट। Good morning, everyone. Respected principal sir And all the teachers. I, Gulshan Iqbal, welcome you in the session that is advanced level. Previously, we have conducted 2 sessions, that is the basic level as well as the intermediate level. And my topic is the same, that is the EMC, that is entrepreneurship mindset curriculum. तो जैसे कि बेसिक में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा बहुत समझा भी था कि क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, या फिर कोई वो नया स्टार्टअप करता है, कोई नई चीज़ वो मार्केट में लाना चाहता है, और वो क्या करता है, वो जो चीज़ लाता है जिससे वो क्या करता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, और उसी प्रॉब्लम को क्या बनाता है, वो अपनी क्या बनाता है, अपॉर्चुनिटी बनाता है, और वहाँ से वो क्या करता है, अर्निंग करता है, और फिर वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, अपने उस बिजनेस को, उस प्रोसेस को एक्सपैंड करता है, और वो क्या कहता है, सब लोगों को रोजगार भी देता है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो, फिजिक्स वाला एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि उसने क्या किया कि इंडिया में आप देखो तो एक प्रॉब्लम थी कि
लोगों के पास, लोग पढ़ना तो चाहते थे लेकिन पैसा इतना ज़्यादा लगता था कि हर बंदा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, चाहे वो JEE की तैयारी हो, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे वो IAS या KS की तैयारी हो। बट फिजिक्स वाला ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उसने ऑनलाइन कोर्सेज की। ऑनलाइन कोर्सेज जब लॉन्च किए तो क्या प्राइस रखा, 3000 4000 प्राइस। अभी भी क्या हो गया कि कुछ हमारे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जो 4000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या किया कि स्कॉलरशिप लिया है, ताकि अगर बच्चा कैपेबल है वो एग्जाम देगा, स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर करेगा, तो उसकी पूरे साल की पढ़ाई क्या होगी, फ्री होगी। क्या लगता है उसने प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या उसने स्टार्टअप किया, एक नया आइडिया यूनिक लेके आया, और क्या किया, एक बहुत सारी लोगों की बच्चों की जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्यूशन निकाला। आज अगर देखें तो फिजिक्स वाला के बच्चे नीट भी कर रहे हैं, JEE का एग्जाम भी दे रहे हैं, इवन फिजिक्स वाला का अभी भी एक और चीज़, बड़ी चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ स्टार्टअप करते हैं, क्यों हर बंदा बिजनेस नहीं कर पाता? द रीजन इज दैट जो बंदा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, जो बहुत लंबा सोचेगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा विद द पास ऑफ टाइम, मुझे इसमें क्या लाना है उसको वो सीखना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि एक इंसान क्या करता है, जब वो पैसे कमाता है उसको तब बहुत है मेरे लिए, और वो वही खत्म होता है। मैं अपनी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने एक स्टेशनरी की छोटी सी शॉप खोली, और तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा, लेकिन मैंने पता क्या किया, जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी खर्च कर दिया, जो मेरा एक MRP प्राइस था मैंने वो भी खर्च किया। अब हुआ क्या कि एक टाइम सारा पैसा खर्च करो, सामान भी साथ साथ में खर्च हो गया। अभी जब मुझे सामान लेना पड़ता, मुझे क्या करना पड़ा, जेब से लगा। अब यहाँ पे मुझे क्या थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मुझे क्या करना था। अगर मुझे पैसे खर्चने भी थे, जो प्रॉफिट है, मान लो 20 रुपए की कॉपी है, अगर मैं उसको 14 रुपए का बेच रहा हूँ, 20 का बेच रहा हूँ, मुझे 6 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, मैं उस 6 रुपए को क्या कर सकता था, अपने पे इन्वेस्ट या कहीं खा सकता था। लेकिन मुझे जो वो 14 रुपए मुझे फिर दोबारा वही लगाने चाहिए, जो मैंने क्या किया, नहीं लगाया। और ऐसा ऐसा क्या होगा, ऐसा ऐसा क्या हुआ, मेरा बिजनेस होगा वो बिल्कुल कम हो गया। अमूमन यही होता है। अब अगर मैं फ्यूचर ओरिएंटेड लेके चलता कि यार नहीं, मुझे जो पैसा यहाँ कमा रहा हूँ मैं इधर ही लगाऊंगा ताकि मेरी दुकान जो है वो और भर जाए, क्या लगता है मेरा बिजनेस खत्म हो सकता है? यही गलती जो होती है बिजनेस में, हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। क्योंकि जब हमारे सेशन हो रहे थे ना, तो मैंने ये स्टोरी उनको बताया, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे पता नहीं था कि मुझे एक्सपैंड कैसे करना चाहिए। तभी कहते हैं बिजनेस में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट होने के लिए उसमें और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। विद द पास ऑफ टाइम हम क्या करें, उसको अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाना है, उसी चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जैसे फिजिक्स वाला है, अब इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है A से लेकर Z तक कोर्सेज लॉन्च करना, यानी अल्फाबेट के 27 लेटर्स है, 27 कोर्सेज लॉन्च करना इसका चैलेंज। और अभी से इसकी कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़। क्या लगता है, छोटे से शुरुआत की, लेकिन अपना नजरिया जो है वो क्या रखा, एक्सपैंड किया, और विद द पास ऑफ टाइम अपने आप को अपडेट करते हैं, मार्केट की नीड क्या है, क्या वहाँ पे ज़रूरत है, वो चीज़ को टैकल किया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारी कैटेगरी है। एक होता है जो सिर्फ अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करे और ज़्यादा एक्सपैंड ना करे, दैट इज आल्सो एंटरप्रेन्योर। और एक और होता है जो क्या करता है, लार्ज स्केल पे क्या करता है, जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब लोगों को देता है। और अभी भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यही है कि बच्चों को जो क्या है, जॉब प्रोवाइडर बनाया जाए, और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, स्किल्ड पढ़ाई उनको करवानी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप सबसे, जब आपका बच्चा 8 से लेकर 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ता है, ये 4 साल में वो क्या सीखता है? इन 4 सालों में आपका बच्चा क्या सीखता है, या हमारा बच्चा क्या सीखता है? पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो कर ही रहा, लेकिन उसकी पढ़ाई जैसी हो रही है, क्या वो पढ़ाई उसे कहीं काम आएगी? जिस हिसाब से चल रही है पढ़ाई ना, वो डीप रूटेड पढ़ाई जो कि एंट्रेंस में काम आएगी, वो तो सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई। क्या लगता है वो उसको कहीं काम आएगी? पहले तो होता था कि परसेंटेज पे से नौकरी लग जाती, आज तो कंसेप्ट का तो आ जाए एंट्रेंस का। अभी आगे ना ओपन बुक वाला आने का, ओपन बुक दे दी जाएगी, पेपर सॉल्व करो बुक को देख के, और वो सॉल्व भी नहीं होगा, और वो सॉल्व भी वही कर पाएगा जिसने पूरी बुक अच्छे से स्टडी की हो। क्योंकि एक सवाल होगा एक पेज से, दूसरा सवाल हो सकता है कि उसी के सवाल में ही एक सवाल हो सकता है 50वें पेज पे उसका आंसर।
वो ढूंढना, वो रिसर्च करना, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा कमांड होनी पड़ेगी। मैं जब 2014 में आया ना, जब ये MCQ बेस्ड है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार 4 ऑप्शन, ऐसा तो हो नहीं कि हम टिक करें और ठीक ना हो। लेकिन जब ये समझ आया, मैंने कहा नहीं यार ये इतना आसान है। फिर जब मैंने ओपन बुक पेपर मैंने दिया BEd का, और मुझे लगा सबसे टफ ओपन से, अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं बच्चे हमारे किताबें सही से पढ़ेंगे तो ओपन बुक नहीं। तो आजकल का जो टॉपिक है वो है दैट इज कि आप एडवांस लेवल में जो बिजनेस आपने कोई स्टार्टअप किया उसको कैसे एक्सपैंड करें, क्या क्या ज़रूरतें जो हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब भी हमने कोई अपने बच्चों के, आपके बच्चे जो है वो अगर कल को कोई स्टेप उठाते हैं बिजनेस में, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने, आपके बच्चे ने कोई एक स्टार्टअप शुरू कर, अब आती बात उस स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लिया जाए, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। दैट इज सबसे बड़ी बात है कि सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि अपने बच्चों को जो है अब देखो सबसे बड़ी बात है कि क्या जरूरत पड़ी ये चीज है। ऑब्जेक्टिव है सिंपल कि लर्निंग को जो है इंटरेक्टिव बनाया जाए, और वो कैसे बनाया जा सकता है। अब आती बात कि आजकल के टाइम में अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ाना है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें भी हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा कि कैसे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है जो हमें एज अ, अब फादर जो है ये भी एक एंटरप्रेन्योर है, मदर भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे है कि आजकल जो बच्चे हैं ना इनको समझना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको अगर स्किल्ड वाइज भी पढ़ाई करानी कितना बड़ा चैलेंज है। मैं एक सवाल क्या था कि 8 से लेकर 12 तक हमारा बच्चा क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं। क्यों ना एक इनिशिएटिव लिया जाए, हमारे अपने बच्चे जो है 8 से 12 के बीच में कोई ना कोई उनको स्किल के ऊपर हम वर्क करें, कोई भी स्किल उनको सिखाएं, चाहे कंप्यूटर के बारे में उनको सिखाएं, चाहे कंप्यूटर के इनको ऑनलाइन क्लासेस लेके दें। क्या होगा, आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ता 2-3 घंटे, क्या उसको कुछ बेनिफिट होता है या बहुत लर्निंग होती है उसकी, या डीप रूटेड पढ़ाई आ जाती है। लेकिन क्या लगता है अगर वो ऑनलाइन कोर्स साथ साथ में सीखे उस अपने इंटरेस्ट का, क्या लगता है 4 साल अगर वो सीखेगा, क्या लगता है एक स्किल में उसकी महारत बनेगी साथ साथ में। कल तो अगर पढ़ने का मन नहीं भी करे, क्या होगा, उसके पास एक स्किल होगा, वो उसी बेस के ऊपर क्या कर सकता है, अपनी पढ़ाई जो है वो इजीली कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव सीधा है कि इंटरेक्टिव लर्निंग कैसी बनाई जाए, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट है वो है क्रिएट किया जाए। अब हम बात करें तो जो हम डिस्कस करेंगे खास करके EMC में, दैट इज ये 6 जो है हमारे पास थीम है। सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो है उसको समझना जरूरी है कि है क्या ये एक्शन। उसके बाद है स्केलिंग एंड सस्टेनिंग, जब आपने एक कोई स्टेप उठा लिया कि आपने बिजनेस करना है, फिर इसके बाद है कि आपने उसको एक्सपैंड कैसे करना है हाई लेवल। जब आप एक्सपैंड करें आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा ना हो। अब एक और चैलेंज आता है हमारे लिए, अगर हम अपना बिजनेस, मान लो हमने एक कोई स्टार्टअप शुरू किया बिलावर में, अगर हमने कठुआ में लेना, हमारे माइंड में ये होगा हमें खर्चा कठुआ में ज़्यादा आएगा, अगर हम दिल्ली में करेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा। यही एक चैलेंज है कि किस तरीके से वहाँ जब शुरू किया जाए हमारा खर्चा जो है वो कम आए। उसके लिए बात आती है दैट इज नेटवर्किंग एंड द कोलैबोरेशन। किस तरीके से हम क्या करें, कोलैब करें, जुड़े लोगों के साथ। अब कोलैब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर एक फुटबॉल वाला क्रिकेट वाले के साथ जुड़ जाए, क्या लगता है वो दोनों एक दूसरे को कुछ सिखा पाएंगे। कोलैब में क्या चाहिए, सही बंदा। अगर क्रिकेट वाला क्रिकेट से जुड़ जाए, उनका कोलैबोरेशन हो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंप्रूव कराएंगे, प्रैक्टिस दोनों की अच्छी होगी। सिमिलरली जब बिजनेस में जब कोलैबोरेशन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोलैबोरेट किसके साथ करना है, इसकी फील्ड क्या है। मिसाल के तौर पे मुझे जो है बिजनेस, मैंने स्टार्टअप शुरू किया है, मुझे अगर ये वाले सर के साथ कोलैबोरेट करना है तो मुझे पता होना चाहिए इनके पास कमांड किस चीज़ पे, इनका अगर ये भी एक एंटरप्रेन्योर है, इसकी इनकी फील्ड क्या हो सकता है, नेटवर्किंग की इनकी अच्छी फील्ड हो या मार्केटिंग इनके स्ट्रैटेजी अच्छी हो। जब एक बिजनेसमैन और एक जो है मार्केटिंग का एक्सपर्ट अगर मिल जाए, क्या लगता है बिजनेस को 2x 3x लेके जा सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है कि हम जब कोई बिजनेस करते हैं, हम क्या करते हैं, सारा इकट्ठे मिल के नहीं करते बल्कि अकेले करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, मार्केटिंग, कोलैबोरेशन, स्केलिंग
उसको हाई लेवल पे लेके जाना क्या अकेला बंदा कर सकता है? कहीं ना कहीं हम यहीं पे क्या कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। द लास्ट है फाइनल प्रोडक्ट एंड द प्रेजेंटेशन। आप में से किसी ने एक शो देखा है, ये शार्क टैंक इंडिया? शार्क टैंक इंडिया एक शो है बहुत अच्छा। उसमें आप देखोगे ना, वो एक एंटरप्रेन्योर्स वहां आते हैं, वो क्या बताते हैं, एक प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम आपके पास आए हैं कोलैबोरेशन के लिए कि आप हमें क्या करो, कुछ पैसा दो, हम क्या करें उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उसके बदले में हम आपको क्या देंगे, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स देंगे। जैसे मान लो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, मेरी कंपनी जो है वो महीने में 1 लाख रुपए कमाती है। अगर मैं 1 लाख का 3% निकालूं तो मुझे वो 3% किसको देना है, जिसके साथ मैंने वो कोलैबोरेट किया है, या 5% या 10%। और दूसरा क्या होता है कि अब कुछ जिसके साथ कोलैब किया, अगर वो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो भी क्या करता है, इसमें हेल्प करता है, किस तरीके से स्ट्रेटेजीज मिला के। अब वो भी बंदा चला गया ना, जो जिसके पास हम जाएंगे, वो तो चाहेगा कि मेरा 3 से, अगर मैं 3000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 6000 कैसे कमाऊँ। वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताएगा ताकि बिजनेस जो है वो 3x या 4x पे लिया जा सके। सो आज जो हम बात करेंगे, आज हम सिर्फ 3 जो है थीम्स के डिस्कस करेंगे, बाकी जो 3 उसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है कि एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन को आप ध्यान से देखें, आप सब इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो क्या समझ में आता है कि क्या चीज है। देखिए, कुछ भी करना हो तो आपको क्या करना हो, एक तो नॉलेज तो चाहिए, प्रॉपर नॉलेज जरूरी है। उसके बाद नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन चाहिए, लोगों का चाहिए। कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारे पास लोग होंगे। मेरे का अगर मार्केट, मेरा अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर मेरा प्रोजेक्ट कोई खरीदेगा नहीं, मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, क्या लगता है मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ? तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास क्या चाहिए, एक इकोसिस्टम मेरे पास होना बहुत जरूरी है। फिर मेरे पास रिसोर्स भी होनी चाहिए। दैट उसके बाद क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए जरूरी, दैट इज एजुकेशन सेंटर्स एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है कि जहां से मुझे फंडिंग आ सके। या तो मैं इतना अमीर हूं कि मुझे किससे पैसा लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैं अमीर नहीं, फिर मैं पैसे कहां से लूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब यहाँ पे मेरे पास 2-3 रास्ते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि बैंक है, वगैरह वगैरह। हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम पैसा जो है ले सकते हैं। अब आती है बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो जरूरी जो होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये आप लिख भी सकते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आपने कोई भी स्टार्टअप अगर आप खोलना चाहते हैं, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि आपके इलाके में किस चीज की जरूरत है। क्या, जब भी आप एक बिजनेस सेटअप करेंगे तो आपको एक चीज जानना जरूरी है कि आपकी एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसी पे आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि आप क्या करोगे, मार्केट की जो नीड है उसको फुलफिल करोगे। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपको ये नहीं पता मेरी टारगेट ऑडियंस क्या, फिर अब यहां पे देखें स्टेक होल्डर्स की बात। अब स्टेक होल्डर्स क्या होता है, कोई किसी को पता है थोड़ा बहुत स्टेक होल्डर्स क्या होता है? थोड़ा बहुत देखें, जैसे इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, या एंटरप्रेन्योर्स है। मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं क्या करें, फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे लिए 3 लोग हैं, ये मेरे लिए क्या होता है, एज एन इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बनता है। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ सकता हूं, हो सकता है उसका बिजनेस भी मेरे जैसा ही हो। दूसरा है इन्वेस्टर, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं एक बिजनेसमैन के पास आऊंगा, मुझे आप 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख रुपए आप मुझे दें, ताकि मुझे क्या करना, अपने बिजनेस को हाई लेवल पे लेके। लेकिन ये जो इन्वेस्टर है, ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे पैसे देगा लेकिन कुछ परसेंटेज लेगा। और ये 2 तरीके से ले सकता है। एक जो इसने मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दिया, एक ये हो सकता है ये कहे कि भाई जो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है उसका कुछ परसेंट मुझे इक्विटी की फॉर्म में चाहिए, ये वो भी मांग सकता है।
और तीसरा आता है गवर्नमेंट एजेंसी। अच्छा, गवर्नमेंट एजेंसी तो सब समझते क्या होता है। गवर्नमेंट एजेंसी जो बैंक है, जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख जितने हमें लोन लेना हो हम ले सकते हैं। अब आती है बात कि अगर हमने कोई एक प्रोग्राम शुरू करना है तो ये है कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स। इमर्जिंग मतलब जो कि अभी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक तो एग्रीकल्चर बिजनेस देखें, मशरूम की खेती बड़ी कितनी ज़्यादा हो रही है, अखरोट सेब क्यों इतने ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा है, चलते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है इको टूरिज्म। अब टूरिज्म आपको पता है कितना बड़ा हब है, और जितने टूरिस्ट स्पॉट बढ़ते जा रहे हैं क्या हो रहा है, लोग वहां जाना पसंद कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उस एरिया का जो नक्शा वो भी बदल रहा है। अभी लेटेस्ट कौन सा टूरिज्म हब बनने वाला है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, लेटेस्ट अब जो उसके ऊपर पैसा भी सैंक्शन हो गया है, तो बता सकता है? हाँ, बड़े सर्कल। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि अगर ये जो मरहाल वाला रोड जो है ये जब चल पड़ेगा, अब देखिए टूरिज्म कितना बढ़ा। एक तो मरहाल पूरा रोड एक्सप्लोर, दूसरा घग्गर एक्सप्लोर, उसके बाद उसके पीछे आता है ये लोअंग एक्सप्लोर, और उसके बाद जाके ये पूरे एरियाज क्या होंगे एक्सप्लोर होंगे। लेकिन अगर वहाँ कोई इंसान एक दिमाग लगाने वाला हो कि अगर रोड साइड दुकानें खोलेगा, इसकी अपनी क्या होगी, जमीन होगी, क्योंकि उसको पता आप जो ट्रैफिक है वो सारा कहाँ से आएगा, यहाँ से डाइवर्ट होगा। अगर कोई दिमागी होगा